Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. Today I am Brijen Kumar Patel. Welcome you all in my channel Chemistry is Fun with Braj Patel. So in today's session we will try to learn the law of mass action which is related to unit number 7 equilibrium for class 11. So let's start our discussion. In today's session, we will see the introduction of equilibrium, after that equilibrium in physical process, equilibrium in chemical process, law of mass action and homogeneous and heterogeneous equilibrium. So let's start. First, as in the list, first we will discuss about the introduction. As the name of the unit is equilibrium, so first let's know what is equilibrium. So to understand the equilibrium, we will take a very simple example. As you can see in this picture, I have taken here a water tank. In this water tank, there are two parts. One is outlet, second is inlet. Okay, outlet from this part from this section, water is going out. From inlet, water is coming in. सो वेरी सिंपली यहाँ पर हम बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे कि एक पानी का टैंक हमने लिया हुआ है. इस पानी के टैंक में एक साइड से एक पाइप से पानी बाहर जाएगा और उसी पाइप को घुमा करके हम टैंक में फिर से डाल देंगे. तो यहाँ अभी हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि ये पाइप में क्या है, एक पंप लगा हुआ है, पंप से पानी बाहर जा रहा है और उसी पंप से पानी अंदर आ रहा है. तो पंप की स्पीड तो सेम होगी. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पानी बाहर जाएगा, यस पानी बाहर जा रहा है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, पानी फिर से टैंक में आ रहा है मतलब बैकवर्ड रिएक्शन. तो यहाँ दोनों रिएक्शन हो रही हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होगी. मतलब पानी बाहर भी जा रहा है और पानी अंदर भी आ रहा है. तो यदि पानी बाहर जाने का जो रेट है, रेट ऑफ वाटर फ्लो, जो बाहर जा रहा है पानी उसका रेट और पानी जो अंदर आ रहा है उसका रेट, दोनों यदि सेम हो, सेम का मतलब सपोज मान के चलते हैं कि 1 लीटर पर मिनट पानी बाहर जा रहा है और 1 लीटर पर मिनट पानी अंदर आ रहा है. तो इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब केमिकल रिएक्शन छोड़िए, यहाँ पर क्या कोई रिएक्शन होगी, कोई चेंज होगा, क्योंकि पानी तो बाहर जा रहा है. 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर गया, ठीक है, और 1 लीटर पानी अंदर आया 1 मिनट में. तो पानी बाहर जा रहा है, यस, पानी अंदर भी आ रहा है, यस, मतलब दोनों साइड रिएक्शन हो रही हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन. बट नेट चेंज कितना आएगा, यहां पर नेट चेंज होगा 0. क्यों? जैसे 1 लीटर पानी बाहर गया उसी समय में 1 लीटर पानी अंदर आ गया. तो यदि पानी बाहर टैंक के अंदर यदि 10 लीटर पानी हमने लिया हुआ है तो 10 लीटर से 1 मिनट में 1 लीटर बाहर गया, बचा 9 लीटर, पर उसी 1 मिनट में 1 लीटर पानी अंदर आ गया तो फिर से 10 लीटर हो गया. तो इसका मतलब जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो तो होगी, लेकिन चेंज कुछ नहीं होगा. केमिकल रिएक्शन के बाद जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उस कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा. यही समझना हमको इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट ब्रेक होगा. मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट, या सीधे सीधे हम कहें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ये जो स्टेट कहलाती है ये स्टेट कहलाएगी इक्विलिब्रियम. सो लेट्स सी डेफिनेशन. व्हेन द रिएक्टेंट्स इन अ क्लोज्ड वेसल. अब ये क्लोज वेसल कंसेप्ट क्यों हमने क्लोज वेसल लिया है, तो रीजन सीधा सा है कि यहाँ पर रीजन क्या है. जैसे आप एक और एग्जांपल इस पर लेंगे कि सपोज हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, उसमें पानी रखा हमने और पानी को गर्म होने के लिए रख दिया. अब पानी गर्म होगा, धीरे धीरे उसकी वेपर्स बनेंगी, तो वेपर्स कहाँ जाएंगी, एयर में जाएंगी. तो यदि वेपर्स एयर में जा रही है, ठीक है, कंटेनर खुला हुआ है, तो यदि जितनी भी वेपर्स है वो सब बाहर जाएंगी तो पानी का धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते जाएगा. लेकिन वहीं पर हम उस कंटेनर में उसमें एक कवर लगा देते हैं, उसके ऊपर एक लिड लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं. तो इससे क्या होगा, लिक्विड ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर्स ऊपर जाएगी तो जो कवर हमने लगाया वो उसमें टकराएगी, कॉलिजन होगा, वेपर्स फिर से लिक्विड बनेगी, वो फिर से वापस लिक्विड बन के
कंटेनर में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन सी? लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, एट द सेम टाइम गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो ये कंडीशन कब होगी? जब हमने उस कंटेनर को पैक किया हुआ है, कवर उसमें लगाया हुआ है, तभी रिएक्शन इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होंगी। यदि हमने लिड को हटा दिया, कवर को हटा दिया, तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, और वेपर्स कहाँ चली जाएगी? एयर में। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज कंटेनर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने लिखा है व्हेन द रिएक्टेंट्स इन अ क्लोज्ड वेसल्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर react to give products, the concentration of the reactants keep on decreasing। क्योंकि सीधा सा है कि जब रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, while those of product keep on increasing for some time, after which there is no change in the concentration of either of the reactants and products. This stage of the system is the dynamic equilibrium, and the rates of the forward and backward reaction become equal. This state is called equilibrium। तो सीधा सीधा से इसको समझना है आपको, और वो समझना क्या है कि फिर से वही हमने एग्जांपल लेंगे इसमें। सपोज यहां पर हमने लिया रिएक्टेंट ए, ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल्स, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 मोल, क्योंकि इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है। इसमें देखना है कि आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे क्या होगी? कंसंट्रेशन की डिक्रीज होगी। कितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी? 9, तो ये हो जाएगा 1, 8 तो ये हो जाएगा 2, 7 ये हो जाएगा 3, 6 ये हो जाएगा 4, 5 ये हो जाएगा 5। तो ये एक ऐसी कंडीशन आ रही है। इस कंडीशन में क्या होगा? यदि आप यहाँ से अब 1 मोल इसमें चेंज करेंगे तो ये कितना बचेगा? 4 and 6। इमीडिएट ये 4 का 1 मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 मोल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो स्टेट आ रही है जिसमें धीरे धीरे भी क्या है? रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी। ये रिएक्शन धीरे धीरे फॉरवर्ड जा रही थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल, आफ्टर दैट टाइम जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट में। तो ये जो कंडीशन हमें मिलेगी जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होंगी? सेम होगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ a reaction when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction and the concentration of the reactants and products it remain same। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। चलिए, अब इक्विलिब्रियम के बाद फर्स्ट तो हमने देख लिया इंट्रोडक्टिव पार्ट। सेकेंड अब हमको देखना है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। सो एज वी नो टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में आती है पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब है, ये हमने लिया ए, ये हमने लिया बी। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। तो यहां से क्या होगा? इक्विलिब्रियम कब बनेगा? ये इक्विलिब्रियम के लिए ये सिंबल याद रखना। हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिखाते हैं सिंगल एरो, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दिखाते हैं बैकवर्ड, लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम दिखाएंगे तो यहां पर हम ये सिंबल यूज करते हैं डबल एरो। डबल एरो का मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही है। तो यहां हमको देखना है सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड से मतलब क्या? अब देखिए, हमको क्या करना है? आइस और वाटर दोनों में देखना है कन्वर्जन। आइस एंड वाटर में क्या? सपोज हमने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या भरा? हमने पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री सी। जैसे ही आप 10 डिग्री सी से 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन करेंगे, 9 डिग्री सी हो जाएगा, तो पानी अभी क्या होगा? थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। फिर 8 डिग्री, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये जो 1 डिग्री आ रहा है टेम्परेचर, वैसे तो 4 डिग्री में ही आइस कन्वर्ट हो जाएगी, पर यहां हम कहते हैं 0 डिग्री सी। तो ये 0 डिग्री सी का मतलब क्या? वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। लेकिन यदि हमने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री कर दिया तो 1 डिग्री से क्या होगा? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। एट द सेम टाइम लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा?
सॉलिड में। तो इसको हम समझ लें कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम मिलेगा हमको। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इन द कोल्ड सीजन, जो हम रिवर एंड पॉन्ड्स का पानी क्या होता है, पूरा फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज हो जाता है, आप देखो कश्मीर में आप देखो जो जितनी भी लेक्स हैं वहाँ सब क्या है, ऊपर का पानी पूरा फ्रीज हो जाता है तो आइस बन जाती है। क्या पूरा का पूरा जो लेक है या जो भी पानी है पूरा का पूरा आइस में कन्वर्ट हो गया? नहीं, सिर्फ सरफेस का पानी आइस में कन्वर्ट होता है, आइस के नीचे लिक्विड रहता है, तभी तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम। कैसे? सरफेस यहाँ पर है आइस और सरफेस के नीचे क्या है, लिक्विड। तो ये एक ऐसी कंडीशन बनती है कि जब लिक्विड जैसे ही सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इमीडिएट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो ये स्टेट कहलाता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। और ये प्रोसेस कौन सी है? फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। आफ्टर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इसको समझने के लिए हम अभी एग्जांपल जो हमने लिया था कंटेनर का, ये कंटेनर में हमने भर दिया है इसमें पानी, ठीक है। अब क्या कर दिया, इसमें हमने इसे कवर कर दिया है। तो कवर करेंगे तो जैसे जैसे इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने से ये वेपर्स बनेंगी, यहाँ पर डेफिनेटली वेपर्स बनेंगी। ये वेपर्स कहाँ जाएंगी, यहाँ पर टकराएंगी। टकरा करके इसमें क्या किस में कन्वर्ट होगा, तो अब देखना रिएक्शन क्या हो रही है। लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, मतलब लिक्विड इनटू वेपर्स, तो लिक्विड इनटू गैस, ये कन्वर्ट हो गया। और जैसे यहाँ कोलिजन होगा, इस कवर में टकराएंगे, ये इमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो ये एक ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस एंड गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है जहां पर लिक्विड और वेपर्स दोनों मिलेंगे हमको। ये हो गया लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। और लास्ट है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसके लिए हम सिंपल से एग्जांपल लेंगे। फिर से ये हमने लिया, इसमें एक सब्लिमेशन का एग्जांपल इसमें हम लेंगे। सब्लिमेशन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से हमने हीट कर दिया। ये एक चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश में यहाँ पर रख दिया हमने, क्या रख दिया हमने इसमें, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड में यहाँ पर हमने लगा दिया इसको इन्वर्टेड फनल, और यहाँ पर रख दिया कॉटन। तो अब रिएक्शन क्या होगी देखना। ये तो हो गया सॉलिड, ये क्या हो रहा है, ये हो गया सॉलिड। जैसे इसको आप गर्म करेंगे, इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो सॉलिड इनटू गैस, ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। जैसे ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, फिर से ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। तो इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच बना, सॉलिड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, और गैस किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। तो ये इक्विलिब्रियम बन रहा है सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम, या इसी को हम कहते हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो चेंजेस हैं फिजिकल चेंजेस, उन फिजिकल चेंजेस में 3 चेंजेस मिलेंगे, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस एंड सॉलिड इनटू गैस। ये हो गया इक्विलिब्रियम। आफ्टर इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। सो केमिकल प्रोसेस में देखना है हमको डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन केमिकल रिएक्शन रीचेस टू ए स्टेट इन विच rate of forward and reverse reactions are equal and there is no net change in composition। मतलब सीधा सा है कि ऐसा केमिकल चेंज करना हमको जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो सिचुएशन मिलेगी हमको, वो सिचुएशन कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक क्यों, डायनामिक इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी, बट नेट आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो यहां पर अभी कंफ्यूज आ जाता है कि हम कितना भी रिएक्शन कर लें, कितनी भी रिएक्शन करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यही होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, आफ्टर डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये देखते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इससे पहले आपको यह समझना है so law of mass action here first
Active mass. What is active mass? Active mass is actually the molar concentration, or generally we know it as a molarity. So active mass means molar concentration. Okay. Why active mass I am defining here? Because we will use the term active mass. The definition of law of mass action. The rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactants. If the number of reactants are more than 1, then the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants with each concentration term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. चलिए डेफिनेशन बहुत लंबी हो गई, सिंपल से इसको समझना है हमको कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है कि कितनी जल्दी रिएक्शन होगी, कितनी स्लो रिएक्शन होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब मोलैरिटी पर, कि आपने एक्टिव मास जितना ज़्यादा लिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। सो अब रिएक्शन दो टाइप की होगी, एक जिसमें सिंगल प्रोडक्ट हो। सिंगल प्रोडक्ट से मतलब क्या? जैसे हम ये लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका डिकम्पोजिशन होगा CaO प्लस CO2, तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है? ओनली 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हो जाएं, A प्लस B, ये मिलकर के C बना रहे हो, तो यहाँ पर फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी मोलैरिटी ऑफ A एंड मोलैरिटी ऑफ B, दोनों की मोलैरिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब इसको हम यदि मैथमेटिकली शो करें तो मैथमेटिकली ये होगा, इफ A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, देन ये क्या होगा? रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने दिखाया हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। अब यदि दो प्रोडक्ट हमारे पास, दो रिएक्टेंट हैं A और B, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? C एंड D, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स A और B, इनके एक्टिव मास। और A की पावर में क्या लिखना है हमको? A की पावर में लिखेंगे हम A का नंबर कितना है, और B की पावर में क्या लिखेंगे? B का नंबर कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये हम लेते हैं H2 प्लस O2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O। तो यहाँ पर पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, तो ये अगर 2H2 और O2, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करेगी H2, और H2 के सामने नंबर कितना है? 2, तो H2 की पावर कितनी हो गई? 2, और यहाँ पर H2 के साथ क्या? O2, और O2 की पावर कितनी होगी? तो O2 के सामने कोई नंबर नहीं है, मतलब इसकी पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यही हमको देखना है रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन पहले इसको समझना है, रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं इसको समझना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मतलब सीधा सीधा सा हम कहें कि A और B, इनके सामने जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये H के सामने क्या लिखा है? 2, O के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, तो A और B इनके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स होंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, and if more than one reactants are present, then rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactant with each concentration term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन क्या है? तो इसका एप्लीकेशन हम इसको यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या? सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इसको समझने के लिए हम पहले एक रिएक्शन समझते हैं। लेट्स कंसीडर अ रिएक्शन, और रिएक्शन कौन सी? A प्लस B, दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? C एंड D। डबल एरो का मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी, तो ये कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। तो A और B किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? C और D में। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या? A और B मिलकर के क्या बनाएंगे? C एंड D। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन।
तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या हो गया, सिंपल सा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। ए और बी का एक्टिव मास क्या है, ए एंड बी, एंड देयर कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर दैट इज इक्वल टू ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसमें आप साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा के एफ, एक कांस्टेंट हो जाएगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हो गया पहला इक्वेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या, सी और डी ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए और बी में। तो यहाँ इस कंसेप्ट को समझना कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी ये क्या हो गया, ये हो गए रिएक्टेंट, और सी और डी ये क्या हो गए, प्रोडक्ट। लेकिन जब हम बैकवर्ड रिएक्शन लेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या, सी और डी ये हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या 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 होगा, ए एंड बी। तो इस टर्म को समझना है, जब रिएक्टेंट सी और डी है तो अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट किस पर डिपेंड करेगा, सी और डी की कंसंट्रेशन पर। तो इसको अब हम डिफाइन करते हैं। फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन RB, rate of backward reaction is directly proportional to C and D, their active masses, their concentration term C and D। साइन को हटाएंगे तो ये हो जाएगा KB, KB मतलब कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ हमको देखना है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, इट इज, यहाँ पर इसको हम ये समझ सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर एफ की वैल्यू क्या है, आर एफ इट इज इक्वल टू के एफ इंटू ये हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया आर बी, ये हो गया आर एफ। तो इन चीज़ों को हमको देखना है। एट इक्विलिब्रियम बोथ द रेट्स आर सेम, सो जब दोनों सेम होंगे तो होगा के एफ एंड सो ऑन, ठीक है। आर एफ इक्वल टू आर बी, ये हमने समझने के लिए इसको लगा दिया। अब देखना है के एफ इट इज इक्वल टू दिस वन, के एफ डिवाइडेड बाय के बी। के बी का साइड चेंज कर दो, के बी को कहाँ लाना है, लेफ्ट साइड। सो के एफ डिवाइडेड बाय के बी इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ओ डी तो अपनी जगह पे रहेंगे, डिवाइडेड बाय ए एंड बी। तो ये हमने इसमें सिर्फ साइड चेंज किया है। तो ये हो गया के एफ एंड के बी। के एफ क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। सो दोनों कांस्टेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, के सी। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट के सी। दिस के सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए बी। इस इक्वेशन को आपको बॉक्स में पैक कर लेना, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी रिएक्शन के लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ये के सी। तो हमको के सी कैलकुलेट करना होता है। के सी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट्स उनको ऊपर लिखना है और प्रोडक्ट को नीचे लिखना है। इसको सीधे सीधे हम समझ सकते हैं, के सी इक्वल टू यहाँ पर लिखना है आपको प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की पावर कितना, रिएक्टेंट की पावर कितना, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल। तो इस चीज़ को समझना अच्छे से, के सी इज इक्वल टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये आपने समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आपको यदि समझ में आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आएगा। फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए देखा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगी, ये हमने एक इक्वेशन बनाया है, H2 प्लस I2 इट इज इक्वल टू 2HI। इसके लिए फॉर दिस रिएक्शन KC क्या होगा, KC मतलब देखो, KC मतलब क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सा है, HI, और HI का नंबर कितना है 2। तो HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, H2 एंड I2, और पावर में क्या होगा दोनों का 1 1। तो ये हो गया KC फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसमें सपोज KC की वैल्यू कितनी आती है, x, वैल्यू कितनी आती है x। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। रिवर्स मतलब क्या,
अभी देखना फॉरवर्ड रिएक्शन में, जो आप फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहे हैं इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो हमको क्या करना है, कंडीशन को जस्ट रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब ये रिएक्शन लेना है हमको। रिएक्शन कौन सी लेनी है, ये वाली रिएक्शन HI टू HI इट इज इक्वल टू H2 प्लस I2। तो यस, ये रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। इस रिएक्शन के लिए KC क्या हो जाएगा, इट इज दिस KC इज इक्वल टू, अब ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, तो इसको हम लिखेंगे H2I2 डिवाइडेड बाय HI स्क्वायर। तो ये देखना KC और ये जो KC है दोनों में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो गया। तो KC एंड K'(C) ये क्या होगा, दोनों में इक्वेशन समझना है। इक्वेशन समझने का मतलब ये देखना, यदि आप रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑफ KC। तो K'(C) इट इज इक्वल टू, ये हो गया 1/x इट इज इक्वल टू KC। तो यहां पर आपको क्या समझना है, ये हम इक्वेशन में क्या निकालेंगे, K'(C) इट इज इक्वल टू 1/KC। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू KC। सो 1/, यहाँ इसको एडिट कर लेना, ये क्या हो जाएगा, K'(C) इट इज इक्वल टू 1/KC। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका इन्वर्स कर दीजिए आप, आपको बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ देखना है हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनवर्स होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं हम कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इट इज इनवर्स ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, नहीं, इसको नहीं देखना है, वो अलग चीज़ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC अलग है। KC कब होगा, जब इक्विलिब्रियम बनेगा, जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम होंगी। तो ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। इसी रिवर्स रिएक्शन में यदि हम क्या करते हैं, इसको हाफ कर देते हैं। हाफ का मतलब क्या, अब यहाँ देखना 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 इट इज इक्वल टू HI। इसी रिएक्शन को क्या कर दिया हमने, इसमें हाफ कर दिया, इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हाफ कर दिया। तो इसके लिए KC क्या है, ये तो KC हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखना इसके लिए हम जो सेकंड KC कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, HI डिवाइडेड बाय H2 पावर हाफ डिवाइडेड बाय I2 पावर हाफ। तो यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे हमारे पास। चेंजेस क्या आएंगे, तो ये KC और ये जो KC इनवर्स रिएक्शन और KC के लिए इनमें रिलेशन हमको अलग अलग देखना। तो ये पूरे कंसेप्ट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इट इज इनवर्स ऑफ, मतलब रिवर्स रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सो फॉरवर्ड इसका कर दो इनवर्स, सीधा सीधा से समझ लो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट को इनवर्स कर दो, वो बन जाएगा रिवर्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए आफ्टर दिस पॉइंट अब हम देखते हैं होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ये तो हमको मालूम हो गया, इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों शामिल होंगे। होमोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम इट मीन्स in a homogeneous system all the reactants and products are in the same phase। मतलब रिएक्टेंट, यदि रिएक्टेंट लिक्विड है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड होगा, यदि रिएक्टेंट गैस है तो प्रोडक्ट भी गैस होगा। तो इसको हम सिंपल सा समझ सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यदि सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, सारे के सारे सॉलिड हों, सारे के सारे लिक्विड हो या फिर सारे के सारे गैस हो, तो ये स्टेट क्या कहलाएगा, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल जैसे N2 प्लस H2 इट इज इक्वल टू NH3। नाइट्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस, और NH3 क्या है, ये भी गैस। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सारे के सारे रिएक्टेंट, सारे के सारे प्रोडक्ट कैसे हैं, गैस। ये हो गया होमोजेनस इक्विलिब्रियम। और दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो ये हो गया एथिल एसीटेट या ईस्टर।
ईस्टर की फिजिकल स्टेट क्या है? एक्वस मतलब लिक्विड। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एसिटिक एसिड और इथेनॉल। इथेनॉल की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड, क्योंकि ये भी एक्वस है। एल्कोहल लिक्विड। तो सारे के सारे की फिजिकल स्टेट क्या है? सबकी फिजिकल स्टेट है लिक्विड, इसलिए ये हो गया होमोजेनस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होगा? सॉरी, दिस वन इज होमोजेनस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। इसको यहाँ एडिट कर लेंगे, होमोजेनस की जगह क्या, दिस इज हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। तो हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होगा? यदि हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी दोनों क्या हैं? सी एन डी प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, तो ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, पर ये हो गया लिक्विड। तो क्या सबकी फिजिकल स्टेट सेम है? नहीं, तो ये होगा हेट्रोजेनस। यदि ये होता है लिक्विड, ये होता है लिक्विड, ये लिक्विड और ये गैस, तो भी है हेट्रोजेनस। मतलब सारे के सारे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं, सबकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब वो होगा होमोजेनस। और एक की भी फिजिकल स्टेट यदि चेंज हुई तो वो होगा हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं। इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। जैसे कि H2O, ये क्या है? लिक्विड, और H2O क्या है? गैस। तो ये हो गया हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। आफ्टर हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल है इन टेक्स्ट 7.1 और क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। N2 की कंसंट्रेशन है 1.5 इंटू 10⁻²। मोलर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दिया और अमोनिया की कंसंट्रेशन दिया है। हमको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रिएक्शन कौन सी है। रिएक्शन क्या है? द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया प्रोडक्ट है और किससे किससे बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसको हम समझ लेंगे। रिएक्टेंट कौन सा होगा? रिएक्टेंट होगा इसमें N2 एंड H2 और प्रोडक्ट क्या होगा? NH3 एंड, ये हो गया हमारे पास रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? सीधा सा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इसको आपको याद रखना है। तो इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट होगा NH3, इसकी हमने लिख दिया स्क्वायर। और रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? रिएक्टेंट है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो N2 एंड H2, नाइट्रोजन का नंबर कितना है? 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 3। तो ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सीधा सीधा सा काम है, हमको अमोनिया की वैल्यू रखना है, नाइट्रोजन की वैल्यू रखना है और हाइड्रोजन की वैल्यू रखना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। सो Kc इट इज इक्वल टू, अमोनिया की कंसंट्रेशन कितना है? 1.NH3, इसकी कंसंट्रेशन है 1.2 इंटू 10⁻² और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितना है? 1.5 इंटू 10⁻² पावर इसकी कुछ नहीं, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 3.0 इंटू 10⁻², पावर इसकी होगी 3। ये सब दिया हुआ है। अमोनिया की कंसंट्रेशन कहाँ दिया है? ये दिया है अमोनिया की कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कहाँ दिया है? ये दिया हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ये है। तो इन कंसंट्रेशन की वैल्यू रखना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना है और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.06 इंटू 10⁻³ m-2। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कंसेप्ट है m-2, तो ये यूनिट कैसे निकालेंगे इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, क्योंकि Kc की यूनिट, क्या Kc की फिक्स यूनिट है? ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये m-2 आया। इसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका हम देख लेते हैं। ये देखना, अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या लिया हमने? m, और m की पावर लिखा हमने 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की पावर क्या लिखेंगे हम? 1, और हाइड्रोजन की पावर क्या लिखेंगे? 3। अब इसको सॉल्व कर दो, m² डिवाइडेड बाय m पावर 4, 2 से ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 1 बाय m², इट मीन्स m-2।
तो ये यूनिट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल ये हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 7.2। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने ऑप्ट किया है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.2 में क्या है, व्हाट इज केसी फॉर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज। अब केसी हमको कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन किसकी किसकी दिया हुआ है, SO2 की कंसंट्रेशन दिया, O2 की कंसंट्रेशन दिया और SO3 की कंसंट्रेशन दिया है, और रिएक्शन कौन सी दिया हुआ है, ये है। तो अब इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो केसी। केसी कैलकुलेट करेंगे, केसी इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है SO3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम SO3 और पावर क्या लिखेंगे, तो SO3 के सामने नंबर क्या है 2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट है SO2 एंड O2। SO2 के सामने नंबर कितना है 2 और SO2 के सामने कोई नंबर नहीं, तो ये हो गया केसी। आपको सिर्फ केसी निकालते आना चाहिए, एक केसी आपने निकाल लिया, फिर SO3 की कंसंट्रेशन ये दिया है, SO2 की कंसंट्रेशन दिया है और O2 की कंसंट्रेशन दिया है, सीधे सीधे इन वैल्यूज को रखना है। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर द अबव रिएक्शन केसी, ये जो रिएक्शन है इसके लिए केसी इट इज इक्वल टू SO3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यूज रख देंगे इसकी, SO3 की वैल्यू 1.90, SO2 की वैल्यू 0.60 और O2 की वैल्यू 0.82 और इनकी पावर को लिखना है। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये। अब यहाँ पर फिर से एक आ गया कि पिछले वाले क्वेश्चन में केसी की यूनिट m-2 था, यहाँ पर केसी की यूनिट m-1 है, तो ये कैसे, सिंपल सा तरीका है। ये देखना SO3 ये स्क्वायर है मतलब मोलैरिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 मतलब यहाँ पर भी क्या लिखेंगे m स्क्वायर, और O2 के लिए लिखेंगे m, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 1/m इट इज इक्वल टू मतलब क्या मोलैरिटी इनवर्स। ये मोलैरिटी इनवर्स हो गया यूनिट ऑफ केसी। तो इस तरीके से आपको हर एक इक्वेशन में हर एक क्वेश्चन के लिए केसी की वैल्यू अलग मिलेगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए केसी क्या होगा, केसी इट इज इक्वल टू अमोनिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन इंटू हाइड्रोजन क्यूब। ठीक है, अमोनिया मतलब क्या m स्क्वायर, नाइट्रोजन मतलब सिर्फ m और हाइड्रोजन मीन्स m क्यूब। अब इसको सॉल्व करिए कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m-2। क्यों, सीधा सीधा सा इसका आ रहा है फॉर्मूला हमारे पास, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1/m स्क्वायर और इसको सॉल्व कर देंगे तो m-2। ये हो गया यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं H2 प्लस I2 2HI। ठीक है, दिस इज नॉट 3, दिस इज ओनली गैस, दिस इज नॉट 3। ओके, तो अब इसमें देखना है हमको केसी इट इज इक्वल टू HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2। तो H2 की कंसंट्रेशन कितना है 1, I2 की कंसंट्रेशन कितना है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये इक्वेशन हो जाएगा, एक्चुअली इसको थोड़ा एडिट कर लेंगे। इक्वेशन है ये इक्वेशन है यहाँ पर H2 प्लस I2 डबल एरो 2HI, ये है एक्चुअली इक्वेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा HI और HI के सामने नंबर कितना है 2, तो ये हो गया HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। H2 की कंसंट्रेशन कितना, इसके सामने कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 1, और I2 के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, I2 के सामने नंबर कितना, कुछ नहीं तो 1। अब इसकी यूनिट आप रखो, यूनिट क्या रखेंगे m, HI के लिए हो गया m और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 के लिए लिखेंगे m और I2 के लिए m। m मतलब क्या, ये यूनिट है मोल पर लीटर, उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी का सिंबल क्या है m। अब
एम स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो के सी की यूनिट क्या हो गई यहाँ पर, जीरो, कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। यहाँ पर के सी इसकी यूनिट है, पर यहाँ पर के सी की यूनिट कुछ भी नहीं है। एक न्यूमेरिकल हमने देखा था जिसमें के सी की यूनिट क्या आ रहा था, m-1। तो अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि के सी इसकी यूनिट फिक्स नहीं है। के सी की यूनिट ये डिपेंड करेगी रिएक्शन पर। ओके, तो इन पॉइंट्स को हमको देखना है। अब हम देखते हैं एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एम, ये तो लिख लिया, इट इज इक्वल टू नो यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। सो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। तो हमने क्या क्या आज सीखा, आज हमने सीखा है इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालना है ये हमने सीखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट टू माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। एक चीज़ और इसमें ये देखने वाली है, ये एक और रिएक्शन हमने लिया। इस रिएक्शन में देखना है के सी की यूनिट क्या होगी, जो हमने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसी का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो SO3 एम स्क्वायर ये हो गया, SO2 के लिए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, एम। सो 1/m इट इज इक्वल टू एम इनवर्स। तो ये एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं क्या यूनिट सेम है, नहीं, यूनिट सेम नहीं है। सो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट फिक्स नहीं है, ये रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। सो आफ्टर दैट that's all for today's session. If you have any doubt you can contact to my personal WhatsApp number or you can call me. Okay, thank you very much.